जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? ईश्वर की दुआ से आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आपको मैंने मौर्यकालीन स्थापत्य कला के विषय में पढ़ाया था कि अशोक काल के स्तंभों पर कुछ विद्वान, जिसमें पर्सी ब्राउन, स्टेला क्रैमिश आदि विद्वान, अशोककालीन स्तंभों पर ईरानी प्रभाव को दर्शाते हैं। तो मैंने आपको इसके पहले बताया था कि कैसे उसका अंतर है और क्या क्या चीज़ें दोनों में विशेष हैं और दोनों को भिन्न बनाते हैं, ईरानी और भारतीय स्तंभ। तो इसी क्रम में स्पूनर महोदय ने यह मत दिया है कि जो ओपदार पॉलिश है वो ईरान से ग्रहण की गई है। अशोककालीन स्तंभों पर ओपदार पॉलिश की गई है। ये दूर से ही चमकदार है, जो दूर से ही चमकती हुई दिखाई देती है। लेकिन ये स्पूनर महोदय का मत जो है कि यह ईरानी पॉलिश है, ईरान से ग्रहण किया गया है, इसका खंडन करते हुए प्रकांड विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल ने आपस्तंभ सूत्र तथा महाभारत से ऐसे उदाहरण खोज निकाले हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि यह पॉलिश भारतीयों को बहुत पहले से ही ज्ञात थी। जैसा कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसका खंडन किया और उन्होंने ओपदार पॉलिश के साक्ष्य कहाँ से ढूंढे? महाभारत से और आप स्तंभ सूत्र में, जिसमें ओपदार पॉलिश की चर्चा की गई है। तो उन्होंने बताया कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने बताया कि आप स्तंभ सूत्र में मृद भांडों को चमकीला बनाने की विधि के प्रसंग में श्लक्षणे करणय शब्द आया है तथा श्लक्षणी कुर्वन्ति अर्थात चिकना करने के मसालों से उसे चिकना किया जाता था, यह शब्द प्रयुक्त किया गया है, जो ओपदार पॉलिश की प्राचीनता का सूचक है। ओपदार पॉलिश की प्राचीनता और कहाँ गई? आपस्तंभ सूत्र और महाभारत काल में उन्होंने खोज करके दिखा दिया, वासुदेव शरण अग्रवाल सर ने। तो ये ओपदार पॉलिश का सूचक है। अच्छा, अब पिपराहवा बौद्ध स्तूप की धातु गर्भ मंजूषा। पहले तो आप धातु गर्भ मंजूषा जानते ही हैं, फिर भी मैं एक बार और बता रही हूँ। धातु गर्भ मंजूषा, जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष, उनके अस्थि अवशेष रख करके और उसके ऊपर स्तूप बनाए जाते थे और उसके गर्भगृह में नीचे मंजूषा रखी जाती थी। धातु गर्भ मंजूषा उसे कहा जाता है। मंजूषा को इंग्लिश में गास्केट भी कहते हैं। और पटना की यक्ष प्रतिमाएं, लोहानीपुर से प्राप्त जैन तीर्थंकरों के धड़ आदि सभी में चमकीली पॉलिश लगाई गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सब में ये ओपदार पॉलिश, चमकीली पॉलिश का इस्तेमाल किया गया है। तो ये तो बिल्कुल भी निराधार है कि यह ईरान से पॉलिश आई है ना? तो इस संबंध में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि पूर्व मौर्य युग के उत्तर भारत के विभिन्न स्थलों से काले रंग के चमकीले भांड मिले हैं, चमकीले बर्तन मिले हैं, मृद भांड मिले हैं, जिनका समय ईसा पूर्व 600 से 200 निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो इन्हें NBP कहा जाता है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। यह बर्तनों पर पॉलिश करने की प्राचीनता को ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ले जाता है। देखिए कितनी पुरानी बात निकल कर आई कि काली पॉलिश जो है वो 600 से 200 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया। ऐसी दशा में स्तंभों पर पॉलिश करने का ज्ञान ईरान से लेने की भारतीयों को
कोई आवश्यकता ही नहीं थी, वो तो पहले से ही यहाँ विद्यमान था भारत में, तो वो ईरान से क्यों लेंगे, है ना। अतः मौर्यकालीन स्तंभ तथा उनकी पॉलिश पूर्णतया भारतीय है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने महान खोज कार्य करके इसको भारतीय, विशुद्ध भारतीय स्थापित किया। अग्रवाल के डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के शब्दों में मौर्य स्तंभों की परंपरा को लौरिया नंदनगढ़ के काष्ठ यूपों में ढूंढना अधिक समीचीन होगा, जो हमारे यहाँ ये मौजूद है। बौद्ध साहित्य और महाभारत में ऐसे खंभों का उल्लेख है जो धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थानों में लगाए जाते थे। यह डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के शब्दों में ये लिखा गया। उन्होंने ऐसा लिखा, ऐसा बताया कि जो मौर्य स्तंभों की परंपरा है वो लौरिया नंदनगढ़ के काष्ठ यूपों में सबसे पहले देखना चाहिए, और उसके बाद बौद्ध साहित्य में भी ऐसा उल्लेख मिला है। महाभारत में भी ऐसे खंभों का उल्लेख है जो धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थानों पर जगह जगह स्थापित किए जाते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि यह भारतीय पॉलिश, भारतीय स्तंभ और पूर्णतः भारतीय कला है। ठीक। अशोक के स्तंभों की संख्या निश्चित नहीं है। विद्वानों का उत्खनन कार्य ऐसा है कि अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। फाहियान ने 6 तथा वेनसांग ने 15 स्तंभों का उल्लेख किया है, किंतु वास्तविक संख्या इससे अधिक थी। यह लगभग 30 रही होगी। इनमें से 15 सुरक्षित हैं और अन्य नष्ट हो गए। अब देखिए, फाहियान ने 6 बताया, वेनसांग ने 15 बताया, परंतु वास्तविक संख्या विद्वानों ने इसका 30 बताया, और उन्होंने कहा इससे भी अधिक हो सकती हो सकता है, लेकिन तत्कालीन विद्वानों के विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि 30 रही होगी। अब जो है वो 15 सुरक्षित हैं और बाकी नष्ट हो गए, 15 नष्ट हो गए हैं। अशोक कालीन जो स्तंभ हैं ये 2 प्रकार के हैं। पहला, वो स्तंभ जिन पर धम्म लिपियां अंकित हैं। दूसरा स्तंभ बिल्कुल सादा है। पहले प्रकार में धम्म लिपियों के प्रकार में जो स्तंभ है वो दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, इलाहाबाद जो आज प्रयागराज है, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरराज, रामपुरवा का सिंह शीर्ष, संकिशा, सांची, सारनाथ, लुम्बिनी, सारनाथ और लुम्बिनी में भी है, निगाली सागर आदि के स्तंभ आते हैं। इन उपर्युक्त स्थानों पर अशोक की धम्म लिपियों से अंकित स्तंभ स्थापित किए गए हैं। दूसरे प्रकार में रामपुरवा का वृषभ शीर्ष, बसाड़ और कोसम आदि प्रमुख हैं। सभी स्तंभ चमकदार, लंबे, सुडौल और एकाश्मक हैं। एकाश्मक अर्थात एक ही पत्थर से बने हुए हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर पतले होते गए हैं, जबकि मैंने बताया था आपको पहले कि ईरानी स्तंभ नीचे से ऊपर तक एक ही जैसे हैं। उनकी चौड़ाई, उनकी मोटाई सब एक बराबर है। और अशोककालीन स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर पतले होते गए हैं। और स्तंभ के मुख्य भाग हैं वो इस प्रकार है। पहला, प्रथम यष्टि अर्थात स्तंभ, द्वितीय यष्टि के ऊपर अधोमुख कमल या घंटे की आकृति, तृतीय फलक, चतुर्थ स्तंभ को मंडित करने वाली पशु आकृति। स्तंभ के ऊपर जो भिन्न भिन्न पशुओं की आकृति बनाई गई है और घंटे के आकार को ऊपर बनाया गया है, जैसे कमल खिला हो या
कई विद्वानों ने उसे कहा है कि उल्टा कटोरा रखा गया है या घंटे की आकृति दी गई है और उसके ऊपर पशु आकृतियां अंकित हैं। तो ये 4 प्रकार स्तंभ के मुख्य 4 भाग हैं। ये प्रत्येक स्तंभ में अंकित है कि ये 4 भाग इन स्तंभों में आपको जरूर परिलक्षित होंगे। स्तंभों की जो यष्टि है वो एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई है। एक ही पत्थर से पूरा स्तंभ तैयार हो गया है, इसीलिए इसे एकाश्मक कहा गया है। इन पर इतनी बढ़िया पॉलिश है कि वे आज भी शीशे की तरह चमकते हैं और यष्टि के सिरे पर उल्टे कमल की आकृति है, जैसे कमल को उल्टा अंकित कर दिया जाए उस तरह की आकृति है। कुछ विद्वान इसकी तुलना पर्सिपोलस, अखामनी सम्राटों की राजधानी थी, उसके घंटा शीर्ष से करते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसे भारतीय पूर्ण घट या मंगल कलश का प्रतीक बताया है। उसके ऊपर फलक तांबे की कीलों द्वारा स्थापित है। यह कुछ स्तंभों में चौकोर तथा कुछ में गोल और अलंकृत है। फलक पर भिन्न भिन्न पशुओं की आकृतियां हैं, जैसे हंस, सिंह, हाथी, बैल आदि मिलते हैं। भिन्न भिन्न पशुओं की आकृति है और वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने इसे मंगल कलश या भारतीय पूर्ण घट बताया है, जो विशुद्ध भारतीय है। लौरिया अरराज का स्तंभ शीर्ष नष्ट हो गया है। इस समय लौरिया अरराज का जो है स्तंभ शीर्ष वो नष्ट हो गया है। आरपी चंदा महोदय के अनुसार उस पर गरुड़ की आकृति रही होगी। ये भिन्न आकृति है, गरुड़ की आकृति रही होगी। बसाड़ के स्तंभों के ऊपर सिंह, संकिसा के ऊपर हाथी है, रामपुरवा पर वृषभ है, लौरिया नंदनगढ़ पर भी सिंह है तथा सांची और सारनाथ के स्तंभों के ऊपर एक साथ 4 सिंहों की आकृतियां अंकित है। सिर्फ सांची और सारनाथ के स्तंभों पर ही 4 सिंहों की आकृतियां अंकित हैं और जगह के स्तंभों पर अलग अलग और एक ही पशु की आकृतियां अंकित हैं। ठीक, तो अशोककालीन स्तंभों पर भारतीयता का प्रभाव है, न कि ईरानी प्रभाव। और विभिन्न विद्वानों का मत भी आपने सुना, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, जो विशुद्ध भारतीय पूर्ण कलश, मंगल कलश बताते हैं और उन्होंने इसको विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों में पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा स्थापित किया है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए। आज हैप्पी वर्ल्ड लाफ्टर डे है, इसलिए सबको ढेर सारा हैप्पी वर्ल्ड लाफ्टर डे। ओके, धन्यवाद। जय हिंद।